कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड है? उस गांव में हमारी 1 इंच ज़मीन की नहीं थी। मेरी वालदा ने रात को कपड़े सिए, उनका जो लेबर है उसे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं अपने विल में, मेरे वालिदैन की कब्रों की लुक आफ्टर करनी है। हमारा ज़्यादा कसूर है कि हम इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, हम इसके खिलाफ बात नहीं करते। डिड यू नो ये पाकिस्तानी प्रोसिक्यूटर था जिसने ये केस अनरेबल किया और कहा कि ये ग्रूमिंग हो रही है। ये जो बोंगी नहीं मारी ट्रंप ने कि हम इसे रिजॉर्ट बना देंगे, ये रियल एस्टेट है। और ये डीप सीक ने शो कर दिया कि चैंपियन कौन है इस रेवोल्यूशन का। ट्रिलियंस वाइप आउट कर दिए इन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी से। जैसे पाकिस्तान में ये नारा लगता है 2 स्टेट सोल्यूशन का। एक स्टेट होना चाहिए, इट शुड बी द लैंड ऑफ गॉड, क्योंकि सारे पैगंबर तो वहाँ पर आए हैं। ये रेटरिक जो है ये शुरू हुआ था 9/11 व्हिच वाज लेबल्ड एज एंटी मुस्लिम। जब कैमरा पैन करता है तो मदर के इधर गोली लगी हुई है, इतनी प्रिसाइज गोली सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर करता है। इट अफेक्टेड मी दैट बैडली कि मैं बीमार हो गया। पहले तो जॉर्ज गैलोवे चैंपियन रहा है फलस्तीन का फॉरएवर। ये कीयर स्टारमर जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, लेबर का लीडर, इसने कहा था कि फलस्तीन की बिजली बंद करे, इसका पानी बंद करे, इट्स द राइट। सो ये हमारे टारगेट पे हैं। क्या जंग कर देनी चाहिए? We will fight them till the last voter and we will do everything possible to remove them from power. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फवाद अहमद और आप देख रहे हैं नोमैड्स कंपस। नाज़रीन, आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं और यूके में वर्कर्स पार्टी के डिप्टी लीडर भी हैं, यूके में मजिस्ट्रेट भी हैं। तो इनसे हम जस्टिस सिस्टम पे बात करेंगे, इनसे हम पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और यूके की पॉलिटिक्स का। मैं इनकी तरफ चलता हूँ। सर इम्तियाज़ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फवाद, थैंक यू। आप ओवर काइंड हो रहे हैं। मैं इतने काबिल नहीं है जो आपने बताया। सर आप इससे ज़्यादा काबिल हैं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं थे। सर सबसे पहला मेरा सवाल है, आप गोजरा के एक छोटे से गांव से शुरू हुए, मैंने देखा है वहाँ से लेकर यूके में मजिस्ट्रेट और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक रीनाउन पार्टी के डिप्टी लीडर तक का सफ़र, ये कैसा रहा था? क्या मुश्किलात आई और कैसा सफ़र रहा? ये सफ़र बहुत लंबा है और फवाद ये जो आज आप देख रहे हैं दिस इज़, इसके पीछे 75-80 ईयर्स की हार्ड वर्क है। और ये आज का ये सफ़र नहीं है, ये सफ़र शुरू हुआ था 1947 में फ्रॉम अमृतसर, जब मेरे वालिदैन अपनी फैमिली के साथ, मेरे वालिद एज ए यंग बॉय ट्रैवल कर कर पाकिस्तान की तरफ आए। उधर उनकी जो ज़मीनें थी इधर अलॉट नहीं हुई और जो गांव आपने देखा, जो घर में आप स्टे कर रहे थे, उस गांव में हमारी 1 इंच ज़मीन की नहीं थी। अच्छा, हमारा खुद का घर वहाँ पर नहीं था, कच्चा घर था। एंड आई टेक प्राइड व्हेन आई से दिस कि द क्रेडिट गोज टू माय मदर एंड फादर। हमारा जो कंपनी है एमके ग्रुप इज़ नेम्ड आफ्टर देम, मुख्तार अहमद एंड कुलसूम अख्तर। और उनकी हार्ड वर्क है, उनकी स्ट्रगल है। वो इधर पाकिस्तान इंडिया से इधर आए, दे लॉस्ट एवरीथिंग, दे वेंट फ्रॉम क्वाइट अ वेल ऑफ फैमिली टू हैविंग नथिंग। फिर उन्होंने, उनके ब्रदर आते ही इधर फौत हो गए, उनके वालिद उन बच्चे के दुख में फौत हो गए। मेरे वालिद 7-8 ईयर्स की एज में वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। एट द एज ऑफ 18, 1957-58 के लगभग वो यूके गए। वहाँ उन्होंने मेहनत की, बहुत मेहनत की। स्पिनिंग मिल्स में दिन के टाइम ड्यूटी दी, शाम को एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम किया। मेरी वालदा ने रात को कपड़े सिए फॉर अ लोकल मैन्युफैक्चरर, हमें प्राइवेट एजुकेशन दिलाई और प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदनी शुरू की इधर पाकिस्तान में भी और यूके में भी। सो द क्रेडिट गोज़ टू देम, वी आर जस्ट द एंड रिजल्ट। हम तो उनका जो लेबर है उसे एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड है या आपने, इसका जवाब तो आप वैसे आपने दे दिया। हाँ, लेकिन अब सब, अब हमारे पॉडकास्ट का ये तरीका होता है कि हम इंट्रोडक्शन के बाद ना थोड़ी सी गैर रिवायती सी गुफ्तगू करें। हाँ ऑफ कोर्स। तो एक गैर रिवायती सा सवाल भी है हाँ। कि पाकिस्तान में कोई बिजनेसमैन होता है या कोई पॉलिटिशियन होता है, जब वो मुश्किल में फंसता है ना, किसी केज में आने का के करीब होता है, तो वो यूके उसको जो है ना वो संभाल लेता है, उसको बचा ले। ये मेरा सवाल है। ये फवाद, मेरी ना एक दफ़ा बात हुई एक सिंगल बंदे से, मैं नाम नहीं लूँगा अंग्रेज से। तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा कि मैं अगेन मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं आता हूँ 3-4 माह के बाद। कहता अगेन पाकिस्तान? मैंने कहा, कहता वहाँ तो सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं और मीडिया पर वो पता चलता है इट्स अ वेरी डेंजरस कंट्री वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सो हुज फॉल्ट इज़ दिस,
किसकी गलती है? वो कहता है वेल ऑब्वियसली पाकिस्तानियों की। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने दोस्तों से कहूँ कि सारा दिन आपने जाना है, डकैतियाँ डालनी है, चोरियाँ करनी है, सारे फ्रॉड करने हैं, और जब आपको कोई पकड़ने लगे ना, आपने मेरे घर आ जाना है, आपको कोई टच नहीं करेगा। मैंने कहा तो हु इज़ द रियल क्रिमिनल? जो पनाह दे रहा है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इनकरेज कर रहा है, या क्रिमिनल जो वो काम कर रहा है? तो वो लाजवाब हो गया। इट्स अ क्वेश्चन, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि क्यों नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम द अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट और बाकी सारी मुल्कों से, वाई डू दे एंड अप इन द यूके? क्यों आते हैं वहाँ? क्यों इन्हें पनाह मिलती है और वहाँ से बैठकर वो फिर भी डैमेज करते हैं? इट नीड्स टू बी लुक्ड एट। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, सब यूके में एक पार्टी के डेप्यूटी लीडर बनना, वर्कर पार्टी आई थिंक। यस। हाँ, तो सर ये कैसे आपने क्यों सोचा? अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था पाकिस्तान में भी, ज़मीनें, गांव, वहाँ पे भी बिजनेस, तो ये आपने क्यों सोचा कि आप पॉलिटिक्स? काफ़ी सालों से ना मैं बड़ा पॉलिटिकली अवेयर हूँ, और यूके की पॉलिटिक्स जो है वो एक स्पेक्ट्रम पर होती है, लेफ्ट, राइट, मिडल। लेबर पार्टी जो हम मुस्लिम अक्सर जिन्हें वोट देते हैं, क्योंकि हम लेबर क्लास में गए हुए थे वहाँ पे, दे रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वोट। लेकिन एक बड़ा साइज़मिक चेंज आया, गज़ा ने जो शो किया हमें, वी डोंट हैव अ वॉइस, कि हम ही वोट दे रहे हैं, हम ही टैक्सेस पे कर रहे हैं, और हमारी बात नहीं सुनी जा रही। और मुझे याद है अभी भी नवंबर का मंथ था, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर, मेरे बच्चों ने मुझसे शेयर किया वीडियो, या किसी ने टिकटॉक और वगैरह पर शेयर किया, और एक औरत बैठी हुई है ऑन द स्टेप्स ऑफ अ बिल्डिंग, हाथ में उसके बच्चे पकड़ा हुआ है, एंड ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे वो उसे फीड कर रही है, ऐसे पकड़ा हुआ। एक कुत्ता आता है, बच्चे को उठाता है, तो जाहिर हो जाता है बच्चा तो मरा हुआ है, लेकिन दिस नो मूवमेंट फ्रॉम द मदर। जब कैमरा पैन करता है तो मदर के इधर गोली लगी हुई है, इतनी प्रिसाइज गोली सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर करता है। इट अफेक्टेड मी दैट बैडली कि मैं बीमार हो गया। एज अ बिजनेसमैन नॉर्मली हम चेक लिखते हैं एंड वी फील बेटर, लेकिन दिस वाज अ केस व्हेन नो मनी कैन मेक दिस बेटर, समथिंग नीडेड टू बी डन। तो ये वजह बनी है कि खास करके कि आप पॉलिटिक्स में हैं। तो सर अब तो सीज़ फायर हो गया, आपने काफ़ी कुछ किया, वो जॉर्ज गैलवे के साथ भी आपकी काफ़ी स्पीचेस हमने सुनी। हाँ। तो वो, और आपने इस सीज़ फायर के लिए तो काफ़ी कुछ किया, अब तो सीज़ फायर हो गया हुआ, आगे आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं किस टाइम? सीज फायर जो होता है ना, परमानेंट नहीं होता। वो होता है सीज होता है स्टॉप फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए इन लोगों को। ये कितने साल हो गए हैं, 75 पाकिस्तान के साथ ही ये भी आज़ाद हुए हैं। ये कितना अनफेयर है, ख़त्म कर दिया उनका मुल्क। बच्चे डिस्प्लेस हो गए, मर गए, लेडीज जो हैं वो बगैर हस्बैंड्स के। सो देयर इज अ रीबिल्डिंग, देयर हैज टू बी अ परमानेंट सोल्यूशन। तो सर जैसे पाकिस्तान में ये नारा लगता है 2 स्टेट सोल्यूशन का, तो आप भी इसी पर्सपेक्टिव नहीं, मेरा जो ज़ाती ख्याल है, और मैं पार्टी की तरफ से नहीं ये कह रहा, मेरा जो ज़ाती है, एक स्टेट होना चाहिए, ना उसका नाम फ़लस्तीन होना चाहिए, ना उसका नाम होना चाहिए इसराइल। इट शुड बी द लैंड ऑफ गॉड, क्योंकि सारे पैगंबर तो वहाँ पर आए हैं। दैट्स द चूज़न लैंड। क्रिश्चियंस के लिए भी मुकद्दस है, जूस के लिए और मुसलमान के लिए। सो इट शुड बी वन स्टेट दैट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी, एंड एवरीबॉडी हैज़ इक्वल राइट्स इन दैट स्टेट। सेकंड ऑप्शन 2 स्टेट सोल्यूशन है, लेकिन 2 स्टेट नॉट इन द सेंस जो इन लोगों ने किया हुआ था, जो बिजली भी इनके कंट्रोल में, हर चीज़ इनके कंट्रोल में। 2 स्टेट वेयर बोथ स्टेट्स आर ऑटोनोमस एंड सॉवरेन, ये होना चाहिए, और इसके लिए बहुत काम लगेगा। अच्छा सर, आप क्या फ्यूचर देखते हैं कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? एक तो मेरा सवाल ये है कि आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आए? यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस था ऐसे लोगों का जो जिनका ये माइंडसेट हो, और यूके क्यों सेलेक्ट किया, और कंपैरेटिवली क्या देखते हैं कि क्या फ़र्क है इन दोनों में? मेन चीज़ जो होती है ना पॉलिटिक्स, एक तो रीज़न है गज़ा का, सेकेंडली मैं ब्रिटिश बॉर्न हूँ, मेरे बच्चे ब्रिटिश बॉर्न हैं, मैंने उनकी लेगेसी देखनी है। मैंने देखना है कि अगर मुझे फील हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो मैंने बच्चों अपनों को एक ऑप्शन देना है कि भाई एक और ऑप्शन भी है विच इज़ पॉलिटिकल, जो वोट के ज़रिए आप अपनी बात मनवा सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो डाउन एनी एक्सट्रीम लेंथ्स,
You don't have to do ihtijaj and you don't have to leave the country because that is our country equally as it is everybody else that lives there. तो क्योंकि मैं वहाँ पर रहता हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पर हैं, मैंने चूज़ किया कि that's a better option for me. Politics in the UK is very refined and very evolved. जो मैंने पाकिस्तान में देखा है, politics here is still unrefined. अभी भी ये बरादरी बेस पर है, अभी भी ये वोट बाइंग बेस पे है. So there's a lot of differences in that. Secondly, to be fair in any role, अगर मैं politicians बनना चाहता हूँ तो I should do it where I live. I should do it जहाँ पर मेरे पैसे लगे हों, where my investments are, where my children are, where genuinely मैं अपने दिल से वहाँ से काम कर सकूँ because it affects me. Unfortunately, क्योंकि मैं रहता बाहर हूँ, I can't provide that level of integrity to Pakistan. तो सर यहाँ वाले पॉलिटिशियंस भी तो बाहर ही रहते हैं ज़्यादा. हाँ, ये तो है. ये अच्छा सर, आपसे बेहतर मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा. हमने सारा लॉ जो है वो यूके वाला यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ मैक्सिमम. तो लेकिन वहाँ पे जो जुडिशल सिस्टम है, आप जो कि वहाँ मैजिस्ट्रेट है, जुडिशल सिस्टम को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि जो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है वो उसी लॉ पे चलने के बावजूद इतना इफ़ेक्टिव नहीं है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? एब्सोल्युटली. और ये स्टार्क है, जो डिफरेंसेस है स्टार्क है. फॉर एग्जांपल आप देखिए यूके में जो केस होता है वो दे ओनली अलाउ वन एडजर्नमेंट. इधर तो एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट होती है फॉर वट एवर रीज़न. फर्स्टली. सेकेंडली, उन लोगों ने एक लॉ को अडॉप्ट किया और चेंजेस लेकर आए लॉ में, उसको इवॉल्व करते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम. हमने ये इवोल्यूशन नहीं लाई. हमारा वही कोर्ट सिस्टम, वही किताबें, एवरीथिंग एज सच इज वही चला आ रहा है. सो किसी ने मेरे ख्याल तवज्जो नहीं दी इधर. इट्स काफ़ी सिंपल सिस्टम है यूके का, वेर इट्स ऑल बेस्ड ऑन द इंटरनेट सिस्टम. e-judiciary.net का सिस्टम है जो उस पर लॉग इन करते हैं, वो सारा फ्रेमवर्क दे देता है, केसेस आर रिजॉल्व्ड ईजिली. सो ये पहली बात है, हमने इवोल्यूशन नहीं की पाकिस्तान में. Secondly, colonialism is still rife in Pakistan. Talakdari, unfortunately, bribes, वकील का जो mindset है, it's very different indeed. So अभी ये बहुत evolution की ज़रूरत है, बहुत reforms की ज़रूरत है. और यूके में आज 3 साल बाद legal reform आता है. इधर मेरे ख्याल 75 years में नहीं आया. बिल्कुल. So it's needed. तो सर एक्चुअली में ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, इस पे काम किसने करना? पॉलिटिशियंस ने करना है, आवाम ने करना है, ये जुडिशल के जो लोग हैं उन्होंने करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने करना है? अब क्या समझते मैं को ये 3 नाम आपने ले लिए. तो लॉ मेकिंग जो है वो पार्लियामेंट का काम है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जुडिशरी का काम है, एस्टेब्लिशमेंट में इसमें तो कोई काम नहीं. लेकिन पाकिस्तान में तो सर हर जगह उनका काम होता है ना. ये दैट्स अ जनरल परसेप्शन. लेकिन जनरली स्पीकिंग इट्स द पॉलिटिशियंस एंड द जुडिशरी. एक लॉ मेकर है, दूसरा इम्प्लीमेंट कर. सब ये तो बात होगी पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम की. यूके में भी मैंने 1-2 जगह पे देखा, बल्कि काफ़ी जगह से मेरी नज़र से गुजरा कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बातें हो रही हैं और वो नज़र भी आ रहा है थोड़ा सा. इस हवाले से आप क्या देखते हैं? अगर यूके जैसी कंट्री इस तरह की इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो फिर आगे वर्ल्ड ऑर्डर का क्या सिनेरियो होगा? ये जो टोटल वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, ये टोटली अनस्टेबल जा रहा है. एंड दिस इज इसलिए मेरे ख्याल में ये पुश राइट की तरफ जा रही है. क्योंकि जब भी कोई मुश्किलात पैदा हो, फॉर एग्जांपल हम इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अगर ये कप टेबल से गिर जाता है तो हमें कोई ना कोई तो चाहिए ना ब्लेम करने के लिए. तो अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. एंड मुस्लिम और पाकिस्तानी इसका ब्लेम है कि ये लोग आए हैं तो ये हो रहा है, हमारी जॉब्स ले गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. इंस्टेबिलिटी वेस्टर्न वर्ल्ड में इसलिए आ रही है बिकॉज देयर इज़ ये इनका उरूज आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद. देयर इज़ करंटली अ रेवोल्यूशन दैट इज़ ऑनगोइंग. इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन. और ये डीप सीक ने शो कर दिया कि चैंपियन कौन है इस रेवोल्यूशन का. बिल्कुल ऐसे ही. ये ट्रिलियंस वाइप आउट कर दिए इन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी से. सो देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ balance of political and financial power, and it's moving to the east. सर This इसमें is bringing instability. सर इसमें जब पाकिस्तानी कम्युनिटी तो वहाँ पे काफ़ी स्टेबल है, जैसे कि हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं, तो उससे इनको क्या फ़र्क? उससे तो इंस्टेबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए ना. नहीं, इंस्टेबिलिटी इनकी है लेकिन बट इट्स नॉट टू अ ह्यूज डिग्री. यूके स्पेसिफिक है क्योंकि ब्रेक्सिट हो गया.
इट्स अ स्मॉल आइलैंड जो आइसोलेटेड है द रेस्ट ऑफ यूरोप से, तो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, टैक्सेशन वगैरह का बहुत फ़र्क पड़ गया है, विच कॉज्ड इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन अब नीचे आ रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर, बट इट्स नॉट एज क्विक एज दे वुड लाइक। आपने सही बताया, यूके में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इट्स वेरी वेल सेटल्ड। अब देखिए 40,000 प्लस डॉक्टर्स एंड नर्सेज पाकिस्तानी है, hundreds of thousands of businesses are owned by Pakistanis. There are several high court judges that are Pakistani. There are many dozen MPs that are Pakistani. There's hundreds of councillors that are Pakistani. There's 8 mayors that are Pakistani. And we have Pakistanis have the largest university intake from any nationality in the UK, specifically in the law. और law के बाद आपको पता है लोग चलते हैं politics की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही, So we're very well in the system. इसीलिए ज़्यादा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी वहाँ पे नज़र आ रहा है। It's a natural progression. जो वकील होता है उसने अपना मौक़िफ़ और अपने क्लाइंट की दलील पेश करनी है, और पॉलिटिशियन भी यही करता है ना, वो कहता है कि मेरी पॉलिसी बेहतर है, इनकी पॉलिसी नहीं इतनी बेहतर, और जज जो होती है वो पब्लिक होती और वो वोट डालती। सर आपने भी हल्का सा इशारा दिया कि एंटी मुस्लिम वहाँ पे सारे मामला जो है वो चल रहे हैं यूके में, और वैसे पूरे वेस्ट में ही चल रहे हैं, लेकिन ख़ासकर यूके में। यूके में बड़ा इशू। उस हवाले से आप क्या देखते हैं कि इसके क्या फ्यूचर होगा? ये एंटी मुस्लिम कहाँ जाके ये रुकेंगे, या इसके क्या एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? आई थिंक चीज़ें ना चेंज हो गई हैं। ये रेटरिक जो है ये शुरू हुआ था 9/11 विच वाज लेबल्ड एज एंटी मुस्लिम। फिर 2015 स्पेसिफिकली टू द यूके आया था ग्रूमिंग केसेस। यहाँ पर कोई स्मॉल सेक्शन, वेरी 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 टाइनी स्मॉल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एक्सप्लॉइटेड, बच्चियों को एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। ना सिर्फ एक्सप्लॉइट किया, एक से दूसरे उनको ट्रैफिक किया। इन लोगों ने इसे इशू बना लिया और बड़ा पिक किया। आप देखिए जो रेटरिक अब चल रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट एंटी मुस्लिम, इट्स वेरी स्पेसिफिक। ये एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव चल रहा है। क्यों? बिकॉज वी रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, बिकॉज वी रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल पॉपुलेशन। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टडी पढ़ा हुआ था, 83% जो ऑर्गेनाइज ग्रूमिंग गैंग्स हैं वो मुकामी वाइट पीपल हैं। ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज है पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तानी हाईलाइट हो रहे हैं। इलोन मस्क ने हाईलाइट किया, सब लोगों ने हाईलाइट किया और इस पर कमेंट्स किए। इट इज़ नॉट ए इशू ऑफ नेशंस। ये जो सेक्स के और एक्सप्लॉयटेशन के केसेस होते हैं, क्रिमिनल का कोई रंग नहीं होता। बिल्कुल, A criminal is a criminal regardless. It is not a cultural issue. It is a social issue, I believe. क्योंकि सारी communities इसमें involved रही हैं। Secondly और most importantly, 2015 में ये पहले केस उठाए थे। Did you know ये पाकिस्तानी prosecutor था जिसने ये केस अनरेबल किया और कहा कि ये ग्रूमिंग हो रही है। वो पाकिस्तानी था जिसने ये किया, और अभी पाकिस्तानी है जिसने एक्सपोज किया, और पाकिस्तानी कम्युनिटी को ब्लेम दिया जा रहा है। मैंने आपका बीबीसी की रिपोर्ट में देखा इंटरव्यू, तो उसमें आपने कहा था कि हम खुद इसको हमारा ज़्यादा कसूर है कि हम इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ बात नहीं करते। तो सर मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे इतना मतलब डिप्रेस्ड है, इतना वो है कि वो बात ही नहीं कर सकती, या कि नहीं करती, या उसे क्या करना चाहिए इस हवाले से? मेरे ख्याल में ना मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी सी असासे कमतली में मुब्तला हो जाती है। डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी में एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है जिसका ये इशू है। हमें चाहिए हम ऑन करें कि हाँ इशू है, इन लोगों में, हम सब में से इन लोगों का इशू है। हम वी विल ट्राई टू सी व्हाई वी हैव दिस इशू, और हम खुद एड्रेस करेंगे। लेकिन हम शर्म के मारे, एम्बैरेसमेंट के मारे चुप रहते हैं, और नैरेटिव जो है हमें जो नहीं पसंद करते वो नैरेटिव को उठाकर नैरेटिव का कंट्रोल ले लेते हैं। वी नीड टू टेक back control of the narrative. It's of course an issue. It's an issue that needs to be resolved, but not along the lines of nationality, but along the lines of social issues. क्योंकि वो हमारा भी मुल्क है, हम भी वहाँ पर इक्वल हैं। तो सर आपने गज़ा के बारे में पहले भी बात की, तो बहुत सारा काम आपने किया, सोशल मीडिया पर भी हम देखते रहते हैं, इंटरव्यूज़ भी सुनते रहते हैं। सर आप क्या देखते हैं कि आगे
आपकी पार्टी या आपका जो वो सोशल नेटवर्क है उसमें आप गज़ा के लिए, जैसे आपने बताया कि अभी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं या आप उस पे कैसे बात कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इमीडिएट होती है, पहले तो जॉर्ज गैलोवे चैंपियन रहा है फ़लस्तीन का फॉरएवर। यासर अरफात के साथ उसकी दोस्ती थी और यासर अरफात को उसने कमिटमेंट ये कि ही विल ऑलवेज फाइट फॉर द कॉज। पहली जो चीज़ करनी है गज़ा को रीबिल्ड करना है। ये जो पंजाबी में कहता हूँ बोंगी नहीं मारी ट्रंप ने कि हम इसे रिजॉर्ट बना देंगे। ये रियल एस्टेट है, ये आज़ाद मुल्क है, इट्स अ फ्री कंट्री, इट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री। पहले तो इसे रीबिल्ड करना चाहिए। इसकी कॉम्पनसेशन इसराइल से लेनी चाहिए, इसकी कॉम्पनसेशन अमेरिका से लेनी चाहिए who have funded this, और इसकी कॉम्पनसेशन यूके से लेनी चाहिए who have funded this। ना सिर्फ इन दोनों मुल्कों ने फंडिंग दी है इन्हें, लेकिन और यूएन में ब्लॉक और वीटो की या जब सीज फायर की वोट डाल रही थी। So they are responsible and they must pay for it, not to make it into a Riviera, but to rebuild it for the people it belongs to। तो उसके लिए हमारी फाइट रहेगी to the last breath। सर आप इतने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवोकेट हैं पैलेस्टाइन के, लेकिन यूके जिस कंट्री में आप रह रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरा हाँ घर है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था ये सारे मामलात में इसराइल के साथ। तो इस हवाले से आप यूके की गवर्नमेंट के साथ किस तरह का क्या काम कर सकते हैं? हम गिराएंगे ये लेबर पार्टी जिसने वोट मुसलमान से लिए, मुसलमान को होडविंग किया और सपोर्ट ज़ायनिस्ट लॉबी और बॉम्बिंग ऑफ फ़लस्तीन को किया। हमें सज़ा देंगे, इन्हें पावर में इससे निकालेंगे। हम इनकी हर एक सीट पर टफ कॉन्टेस्ट करेंगे और वी विल रिमूव देम फ्रॉम पावर एंड मार्जिनलाइज। हमारा टारगेट ही लेबर पार्टी है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हमें धोखा दिया। उन्होंने हमें कहे कि भाई हम आपके यहाँ हमें वोट दें। जब हमारा मैंडेट ले लिया, ये कीयर स्टारमर जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, लेबर का लीडर, इसने कहा था कि फ़लस्तीन की बिजली बंद करे, इसका पानी बंद करे। इट्स द राइट, इट्स नॉट, इट्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। सो ये हमारे टारगेट पे हैं और हम इनकी हर स्ट्रॉन्ग सीट पर कंटेस्ट करेंगे। हम यहाँ जीतेंगे इनकी सीट, या हम इतना इनकी वोट बैंक को डैमेज करेंगे कि थर्ड पार्टी आकर ले जाएगी। बट वी विल नॉट लेट देम रिमेन। We will fight them till the last voter. We will agitate till the last breath, and we will do everything possible to remove them from power. सर ये तो ठीक है, लेकिन बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ का और पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जो नैरेटिव है पैलेस्टाइन के हवाले से, उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये ठीक नैरेटिव है, ये इसको कुछ थोड़ा सा और बिल्ड करने की ज़रूरत है? ये जो नैरेटिव predominantly मुस्लिम मुल्कों से आया है has been very disappointing। वो ओपनली किसी ने कंडेम नहीं किया, फैसिलिटेट की जो ओवरहेड फ्लाइट्स थे। अब देखे, आई मे से दिस रिस्पेक्टफुली, अब देखे बड़े बड़े लीडर्स जब अमेरिका अब गए हैं तो ऐसे बैठे हैं जैसे चपरासी बैठा हो। फ्रॉम पाकिस्तान आई हैव टू से वन थिंग, जो फ़लस्तीन का लीडिंग सोलिसिटर है वो पाकिस्तानी है, जो यूनाइटेड नेशंस में मोशन पास होता है वो पाकिस्तानी है, जो पहला वॉकआउट यूएन में हुआ वो पाकिस्तानी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। लेकिन बीइंग अ न्यूक्लियर सुपर पावर, आई थिंक वी कुड हैव डन मोर। सर क्या जंग कर देनी चाहिए? नो, जंग नहीं करनी चाहिए, बट एहतजाज तो कर सकते थे ना। हम अपनी आवाम को यूटिलाइज कर सकते थे, ये बाहर निकले प्रोटेस्ट कर। अच्छा, ये पाकिस्तान में कहीं अगर एतदार रहता है तो इससे यूएन या इसराइल या अमेरिकन की जो भी लॉबी है, इनको फ़र्क पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है। हाउ, कैसे? पीपल डोंट लाइक दैट। अब देखिए ये बॉयकॉट जो चल रहा है, कोक की सेल्स कितनी ड्रॉप हुई है, स्टारबक्स की कितनी हुई है, मैकडॉनल्ड्स खुद कह रहा है कि द बॉयकॉट हैज अफेक्टेड अस। तो ये छोटा एहतजाज है। जब पब्लिक ओपिनियन स्विंग करना होता है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये बैंड प्रोडक्ट जो है ये पाकिस्तान में कितने ओपनली अवेलेबल है। पर्सनली मैं नहीं पीता, मैं तो अब गौरमेंट का लेवल अप कहते हैं, ये पता नहीं क्या कहते हैं उसे, वो भी रहा हूँ आज का इधर। बट ये अवेयरनेस होनी चाहिए। प्रोटेस्ट ये सिर्फ नहीं होता कि आप बाजार में आ जाएं और झंडे लहरा दें। प्रोटेस्ट बॉयकॉट करें, कंडक्ट करें। सर ये जो पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी है, वो आप क्या समझते हैं कि आप दुनिया के फ्यूचर को, वर्ल्ड ऑर्डर को वो कैसे
इंगेज कर सकती है या उसमें कैसे कुछ ऐड ऑन कर सकती है, या क्या उसका प्रेडोमिनेटली ये डायस्पोरा है ना, खास करके पाकिस्तानी, वो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को कम देख रही है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ज़्यादा देख रही है। ये इसीलिए मेरा ये सवाल था कि वो क्या आगे इंगेजिंग क्या हो सकता है उसके लिए। देखिए, ये 2-3 चीज़ें हैं। अब ना बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव चल रहा है फौज के खिलाफ। पर्सनली आई डोंट एग्री दैट के ओपनली नैरेटिव कोई भी ऐसा चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क को डैमेज करती है। अब देखिए, जब से ये नैरेटिव शुरू हुआ है, खालिस्तान का जो नक्शा है वो बदल गया। लार्ज चंक्स ऑफ पंजाब हैव बीन टेकन इनटू दिस। अब देखिए, ये जो कश्मीर का इशू है, ये अब कश्मीर के लोग कहते हैं कि मूव अवे फ्रॉम द यूएन चार्टर और हमें आज़ादी दे। बलोचिस्तान का जो इशू है वो रीइन्विगरेट हो गया है। तो मेरे ख्याल थिंग्स कुड बी हैंडल डिफरेंटली फ्रॉम ऑल साइड्स, और उसकी तरफ हमें जाना चाहिए रादर देन ब्लेम गेम। चले सर, काफ़ी सारी हमने एक्टिव बातें कर ली हैं। हाँ हाँ थोड़ा सा मैं आपके पाकिस्तान के बिज़नेस की तरफ आता हूँ। हाँ। पाकिस्तान में आपने रिसेंटली एक बिज़नेस शुरू किया। उस हवाले से सर, ये बड़ा मुझे मतलब ज़ोर भी दिया कि इस सवाल पे कि ये सवाल ज़रूर करना है। तो उस हवाले से सर, यहाँ इतना बिज़नेस था, तो पाकिस्तान में ये बिज़नेस शुरू करने की क्या वजह थी, और इसका क्या आपका क्या नैरेटिव है इसके बारे में कि क्यों किया आपने? इसके 2-3 रीज़न था। मेन रीज़न है, ये बिजनेस है, इसमें हम 6 डायरेक्टर्स हैं एंड वी आर ऑल वेरी गुड एंड वेरी डीप लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स, और हम सब अपने अपने फील्ड में बड़े सक्सेसफुल हैं। बस तो ऐसे होता है, जैसे आपकी एज होती है तो आप अपनी फैमिली में घुस जाते हैं, अपने करियर में घुस जाते हैं, और जो पुरानी फ्रेंडशिप्स है दे स्टार्ट टू ड्रिफ्ट अपार्ट। हमने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ करें विच विल ब्रिंग अस टुगेदर, और ये बिजनेस हमें फोर्स करती है कि हमारी एक दूसरे से इंटरेक्शन रहती है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम कुछ ऐसा करना चाहते थे विच विल बेनिफिट पाकिस्तान। आपको पता है हमारे जो मेन फोकस है इस बिजनेस में, इट्स स्टूडेंट्स, बिल्कुल। द यूथ, द फ्यूचर, क्योंकि यूथ ही तो फ्यूचर है। सो वेल एजुकेटेड यूथ विल बी द बेटर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। तो हमने सोचा वाई नॉट हमारे कनेक्शंस जो हैं, हमारे जो सेटअप वगैरह है, वाई नॉट यूटिलाइज इट टू ब्रिंग बेनिफिट टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान who will tomorrow be a well educated leadership within Pakistan. Thirdly, हम Airbnb का बिजनेस भी साथ में कर रहे हैं। तो हम वहाँ से इधर ओवरसीज से जब बंदे इधर आते हैं ना, दे नॉर्मली कम एज अ फैमिली। तो लंबी वेकेशन होती है, मंथ 2 मंथ के लिए। अक्सरियत उनके पास जो गांव में होते हैं या स्मॉलर सिटीज़ में होते हैं, बट द चिल्ड्रन वांट समथिंग नाइस, अ बिट लाइक दुबई। तो हमने ये Airbnb सिस्टम शुरू किया। क्यों? क्योंकि आप देखें, लाहौर में आपको एक होटल है जहाँ पे अपार्टमेंट मिलती है, दैट्स द रमादा, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बाकी होटल्स पीसी वगैरह हो गए, यू गेट कनेक्टिंग रूम्स। हमने पूरा VIP ऑलमोस्ट 6 स्टार का ये प्रेमिसेस तैयार की हुई है कि हम इनकरेज करें जो ओवरसीज हैं वो पाकिस्तान आए अपने बच्चे लेकर। द सेम चिल्ड्रन जो न्यूज़ पर देखते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो इधर लक्ष्मी में रहे। हम उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जहाँ वो देख सके द रिच कल्चर ऑफ पाकिस्तान, और rather than go to Dubai, they said no, we want to go Pakistan and reconnect. So these are the main 3 reasons के हमने सोचा कि yes, एक तरफ हम पाकिस्तान को यूथ को इनकरेज करते हैं, और सेकेंडली जो UK की यूथ है हम उन्हें इनकरेज कर देंगे, भाई पाकिस्तान आकर देखें। यूके में ज़िंदगी गुजरी, गाँव में भी आते हैं, हाँ। हर साल तकरीबन आते हैं। हाँ। तो सर, ये जो कल्चर बैंड है, इसको आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान और यूके का? और एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि ये आप बैलेंस कैसे करते हैं? एक बिल्कुल गाँव वाला कल्चर है और एक वो यूके वाला कल्चर है। देखिए, बेसिकली ना जो एज से बंदे को पता चलता है, जो हमारा कल्चर पाकिस्तान का है, इट्स इज़ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए, यूके में 2-3 रिश्ते होते हैं, अंकल होता है, आंटी होती है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दैट्स इट, ब्रदर सिस्टर, मदर डैड। इधर देखिए, हर रिश्ते का अपना नाम होता है, हर नाम के साथ एक इज्जत जुड़ी हुई होती है। सो वी हैव अ वेरी रिच कल्चर, बहुत रिच है। आपने हमारा गांव विजिट किया, वी हैव अ ग्रेट अटैचमेंट टू दैट विलेज। ये वो गांव है जहाँ पर हमारे बुजुर्गों के पास कुछ भी नहीं था, हमारे वालिद और वालदा की हार्ड वर्क से सब कुछ है, लेकिन मेरी जो असल दौलत उस गाँव में है वो मेरे वालिदैन की कब्रें हैं।
मैंने अपने विल में भी डाला हुआ है बच्चों के लिए, मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं अपने विल में दैट आफ्टर माई डेथ जो उन्होंने मुझसे इनहेरिट करना है उन्होंने 10% आकर गांव में लगाना है और मेरे वालिदैन की कब्रों की लुक आफ्टर करनी है। तो दैट इज़ इन द विल, क्योंकि बहुत दूर है उनके लिए। आई हैव टू गिव देम एन इंसेंटिव टू कम हियर, वो आएंगे ज़रूर। मेरे बच्चों का जो मिडिल नेम है मैंने अपना नाम नहीं उसमें रखा, एंड दिस इज बिफोर, तब था जब मेरे वालिद स्टिल अलाइव थे, उनका मिडिल नेम मेरे फादर से जुड़ा हुआ। वाई? क्योंकि बच्चे जब होंगे वो पूछेंगे हु वाज मुख्तार, तो वो बता सकेंगे ही वाज द वन हु मेड एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। अब देखिए ये बड़ी फेमस एक सेइंग है अंग्रेज की, हार्ड टाइम्स क्रिएट ग्रेट मैन, ग्रेट मैन क्रिएट इजी टाइम्स, इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन, वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता है। बस ये दुआ मांगनी चाहिए कि ये जो साइकिल है थोड़े लंबे अरसे के लिए चले। इसलिए एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक तो जो एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा है, हमने बच्चों को बताना होता है कि इस्लाम इज़ फेयर, इस्लाम इज़ एक्विटेबल एंड इस्लाम इज़ आवर रिलीजन, वी मस्ट बी प्राउड एंड वी मस्ट फॉलो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। छोटी तो बहुत छोटी है ना, लेकिन जो बड़े 3 है पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। कल्चरली वो पंजाबी बड़ी फ्लुएंटली स्पीक करते हैं और उन्हें इज़्ज़त तहजीब और रिश्तों का समझाया हुआ है, और वो आते हैं इधर गांव में भी इंजॉय करते हैं, फिर ये सिटी लाइफ भी इंजॉय करते हैं। और यूके जो बिल्कुल ही दूसरा एक्सट्रीम है उसमें भी एडजस्टेड, वेल एडजस्टेड है। मेरी बेटी जो है वो लॉ स्टडी कर रही है, मेरा एल्डेस्ट बेटा मेडिकल में है, उसके जो छोटा है वो भी लॉ की तरफ जा रहा है, और मेरी छोटी तो बहुत ही छोटी है ना। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस टू मेंटेन, बट हाउ डू वी मेंटेन इट? हमने अपने रूट्स नहीं छोड़े, हमारे रूट्स अभी भी उस गांव में हैं और अभी भी उसमें स्ट्रांग है। तो जब तक हमारे रूट स्ट्रांग है तो ये दरख्त तो बहुत ऊपर जाएगा ना। मैंने देखा है गांव में अभी भी वैसे ही लोग आपके पास आ रहे थे, जैसे ज़ाहिर रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी के पास आते हैं हाँ। अपने प्रॉब्लम्स लेके, हाँ, लेकिन वहाँ पे अभी भी गांव में ऐसे ही कल्चर था। ऐसे ही अच्छा सर, इस गांव के कल्चर से कंपैरेटिवली अब मैं बात करूँगा, यूके में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो हाँ। ज़ाहिर प्रॉब्लम्स हुई होंगी। एक तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा अपने बिजनेस के बारे में कि वो किस तरह आपने एक्सपेंड किया, ज़ाहिर हमारे व्यूअर्स को भी कुछ उससे कुछ टेक्निक्स पता चल सकेंगी। हमारे 2 मेन बिजनेसेस हैं यूके में। एक हमारी प्रॉपर्टी बिजनेस है विच इज़ MK डेवलपमेंट्स यूके लिमिटेड। ये बिजनेस हमारे वालिद साहब ने स्टार्ट की थी बाय एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज ओवर द इयर्स। 2003 में ये लिमिटेड हो गई और हम 4 भाई थे, उनमें शेयर स्प्लिट किए गए, एंड वी हैव ग्रोन इट बट नॉट एज मच एज वी वुड हैव लाइक टू हैव ग्रोन इट, क्योंकि मेरे फादर बड़े विजनरी थे, वो बड़ा पुश कर रखते थे इन चीज़ों को। और दूसरी हमारी बिजनेस गाड़ियों के शोरूम में, वी आर द फ्रेंचाइज होल्डर्स फॉर सुजुकी एंड सुब्रू। वी हैव ए कार ऑक्शन जहाँ पर गाड़ियों की नीलामी होती है, एंड एट वन पॉइंट वी हैड 4 or 5 डीलरशिप्स। सो ये हमारी मेन बिजनेसेस है, प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और कार रिटेलिंग। तो ऑफ कोर्स मुश्किलात पैदा होती है, लेकिन वी डील विद एवरीथिंग प्रोफेशनली। उधर जो है ना बाहर एक चीज़ है, क्यों सारे ओवरसीज एक्सेल करते हैं वहाँ पे? There's an opportunity to succeed. The process is set to succeed. You just work harder, तो सक्सेस आपका होता। तो अब देखिए ये गांव का इधर का सफ़र यहाँ से आपने शुरू किया था, इसमें बहुत कुछ आता है। There's so much in that. ये इतना फ्रेजाइल होता है कि एक चीज़ से हर चीज़ लॉस हो सकती है। हम अपना कल्चर लूज़ कर सकते हैं, हम अपने रिलीजन को लूज़ कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को लूज़ करते हैं। सो एवरीथिंग हमें बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत कन्विक्शन के साथ चलना पड़ता है। एंड वी हैव टू बी फेयर, वी हैव टू नॉट जस्ट बी फेयर बट वी हैव टू बी सीन टू बी फेयर। लोगों के सामने में मिसाल होना चाहिए ना, वो कहे कि ये पाकिस्तानी की बिजनेस है, भाई कमाल की है, ये बड़े फेयर है। वो कहे ये पाकिस्तानी जज लगा हुआ है, कहे इज अ वेरी फेयर मैन। ये कहे ये पाकिस्तानी जो है ये स्टैंड ले रहा है किसी और कौम के हक के लिए, अपनी कौम के हक के लिए नहीं, एक और कौम के हक के लिए कि जेनोसाइड हो रहा है, बात कर रहा है। हम वो बात यूके में बैठ कर कर रहे हैं जो मुसलमान मुल्क में बैठ कर लोग करने से डरते हैं। हम उनके गढ़ में बैठे हुए हैं
और आंख से आंख मिलाकर बराबरी से कह रहे हैं दिस इज नॉट राइट। और अगर आपने दुरुस्त नहीं किया वी विल फाइट यू इन द पॉलिटिकल सेंस, वी विल फाइट यू ऑन द स्ट्रीट्स। इन द पॉलिटिकल सेंस हम आपके वोटर को बताएंगे आप कैसे लोग हैं, एंड वी विल गिव देम एन अल्टरनेटिव। अच्छा सर, मैं आपके गांव में गया तो मुझे बार बार वो याद आ रहा है, खाना खाने बैठे थे हम, तो जिस भी चीज़ को मैंने हाथ लगाया वैसे तो बड़ा मज़े का खाना था सर, एक बार फिर थैंक यू। जिस भी चीज़ को हमने हाथ लगाया ना सर, आपने कहा कि ये हमारी ज़मीन हो। हाँ सही, ऐसे मतलब अगर मैंने रोटी हमारा तो आपने कहा हमारा गंदम, हाँ और मैंने कुछ माल्टे वगैरह कुछ फ्रूट्स लिए तो आपने कहा हमारा। हमारा ऐसे ही तो वो सर, ये सारा सेटअप जो आपका था गाँव में, वो ज़ाहिर है आपके पेरेंट्स से आप तक ट्रांसफ़र हुआ और ऐसे उसको वेल मैनेज रखा हुआ है। हाँ। तो यूके वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल मेरा ख्याल ऑपोजिट है। और मेरी लाहौर वाली पर्सनैलिटी बड़ी अपोजिट है गाँव वाली से। तो ये आप कैसे मेंटेन करके 3-4 पर्सनैलिटीज़ में, और ख़ासकर वो जो गाँव वाली पर्सनैलिटी थी उसको? ये जो पहली बात है ना, ये जो हमारे गांव की ज़मीनें हैं, ये हमारी बिजनेस है, ये मेरे भाइयों से मुश्तरका है। सो वी ऑल शेयर द बर्डन फॉर दिस एंड वी ऑल वर्क इक्वली हार्ड टू मेक दिस अ सक्सेस। लेकिन जो आपने बात की है इट्स वेरी वेरी ट्रू, और अक्सर मुझे लोग बोलते हैं कि आप ऐसा लगते हैं जैसे बॉर्न एंड ब्रेड गाँव में है, जब आप गाँव में बैठे हुए होते हैं, बट आई एम ब्रिटिश बॉर्न। क्यों? ये बंदा जो होता है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी हमें बॉक्स में डाल देती है। वो कहती है कि आपका ये जॉब टाइटल है और आपने इस बॉक्स में रहना है। वो बंदा अपनी टोटल लाइफ पर्सनैलिटी उस बॉक्स में डाल देता है और वो कहता है ओके, इफ आई एम फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर, आई मस्ट एक्ट इन अ सर्टेन मैनर, आई मस्ट टॉक इन अ सर्टेन मैनर, आई मस्ट ड्रेस इन अ सर्टेन मैनर। बंदा इसलिए नहीं बना, बंदा बहुत सी चीज़ें हो सकता है। बिल्कुल, ये तो ठीक। ऐसे ही है ना, उसमें बड़ा फन है, वो बड़ा कुछ हो सकता है। जो मैं बाहर हूँ, मैं घर पे नहीं, मेरे बच्चों से बड़ी फ्रेंडनेस है। जो मैं अपने जज में जो एज ए मैजिस्ट्रेट जो मेरी पर्सनैलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी फेयर, इट्स वेरी इक्विटेबल एंड इट्स विदाउट फियर ऑफ एवर। जब मैं पॉलिटिशियन का टोपी सर पे लगाता हूँ, इट्स वेरी एग्रेसिव। जब मैं गाँव में होता हूँ, इट्स वेरी डाउन टू अर्थ। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे। बट आई एम द सेम पर्सन। सर ये जो पहलू होते हैं इंसान की शख्सियत को बड़ा निखारते भी हैं, हाँ। और वो दिखाते हैं कि ये कितना मतलब ये इन्होंने कितना सीखा है दुनिया से और ज़िंदगी से। देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास समुंदर है, जिसने कश्ती पार लगा दी वो कहता है तो ये तो चीज़ ही बड़ी मस्त है, ये कश्ती पार लगा देती है। जिसका बच्चा उसमें डूब गया वो कहता है ये तो कातिल है, इसने मेरा बच्चा ले लिया। जो उसमें से खजाना निकालता है वो कहता है ये तो है ही बड़ा सखी। जिसकी चप्पल उसमें चली जाती है कहता है ये है ही चोर। सो इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। यू मस्ट परसीव योरसेल्फ एज योरसेल्फ। ये नहीं मैटर करता कि माशरा क्या सोच रहा है, ये मैटर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। यू आर योर ऑडियंस। सेकंड टू दैट योर चिल्ड्रन आर योर ऑडियंस जब होंगे, और अभी आप तो बहुत यंग हैं। That's the audience that matters, yourself and your audience that is your children. Because they're the best judges, they see you intimately. तो बाकी जो perceptions होती हैं मैं तो उन्हें disregard करता हूँ। I don't care less, regardless of where they come from. As long as मैं अपने आप से और अपने खुदा के सामने खड़ा होकर comfortable हूँ, then that's all that matters. मैं सिर्फ fear करता हूँ दो चीज़ों से ज़िंदगी में। I fear my last breath and I fear meeting my maker. Beyond this मेरा कोई fear नहीं है। और जब आप ये mind कर लें, then you will achieve great things. Anybody will. लेकिन माशरा जो है वो हमें boxes में डालकर, तो class system, मुझे किसी ने पूछा कि आपकी workers party है, तो ये डॉक्टर्स नर्सेज जो है ये मिडिल क्लास होते हैं। मैंने कहा so what? वर्कर्स पार्टी, वर्कर जो होता है ना, एनीबॉडी जो अपने टाइम के एवज पैसे लेता है वो वर्कर ही होता है। बिल्कुल, सिर्फ किंग्स एंड क्वींस नहीं वर्कर होते, बाकी सारे जिसको पैसे मिलते हैं उसके टाइम के इज अ वर्कर। सो हम सारी चीज़ को कवर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, जज भी हैं, और अब
सबसे मेन बात यह है कि पाकिस्तान जैसी कम्युनिटी में बिज़नेस और यूके जैसी कम्युनिटी में दोनों जगह पे कामयाब बिज़नेस सुधार है। तो सर आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि हम उस एडवाइस के साथ इस इंटरव्यू को भी वाइंड अप करें? आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप एडवाइस कर दें, फिर मैं आप ऑफ कोर्स मैंने जो मेन चीज़ देखी हुई है, मैं पहले आपके वालिद साहब से मैं ये बात कर रहा था, देयर इज़ ऑलमोस्ट 6 to 8 मिलियन पाकिस्तानीज अराउंड द वर्ल्ड, और हम जानते भी काफ़ी को है, और हमारे कोई ना कोई ओवरसीज से हमारा किसी न किसी का कनेक्शन है। दे आर ऑल वेरी सक्सेसफुल, दे आर ऑल वेल टू डू, दे आर ऑल लॉ अबाइडिंग, और वो एक्सेल कर जाते हैं। हाउ कि जो बंदा बाहर जाता है वो एक्सेल कर जाता है, जो इधर होता है वो थोड़ा सा स्ट्रगल में रहता है। जो मैंने एनालिसिस लिया, द सिस्टम नीड्स टू बी मेड बेटर हियर। सिस्टम की स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। बड़ी डायनामिक यंगस्टर्स हैं इस मुल्क में। मेरी आइज़ ओपन है कि जब मैंने ये बिज़नेस पाकिस्तान में किया, जो लोग जिस तरीके से एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, अगर प्रोसेस हो तो वी आर सुपर पावर टुडे। ये 220 अगर 6 to 8 मिलियन जो है टारगेट हो रहे हैं यूके जैसी गवर्नमेंट से कि ये बंदे अब ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन 20 मिलियन पीपल? तो we will be a superpower, and that's what we have to achieve, and that will be achieved through education. It will be achieved through loving our culture. It will be through to having pride in our country. We have to be nationalists too. बिल्कुल। सर आपका बहुत शुक्रिया। आने आइएगा, शुक्रिया आना मुझे टाइम दिया। आपने हमें टाइम दिया है, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात, मेरे लिए ख़ास तौर पर, और मेरी आपके लिए बड़ी दुआएं, आपकी पार्टी के लिए, थैंक यू, और हमारे चैनल की तरफ से भी आपके लिए बड़ी दुआएं हैं, थैंक यू, और इंशाल्लाह हम दोबारा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। इट विल बी माय प्लेजर। तो इसी के साथ नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, और यकीनन आपको पसंद आया होगा, और इतनी खूबसूरत बातें कैसे हो सकता है कि पसंद ना आई हों। अगले पॉडकास्ट में अगली शख्सियत के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।